नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़ी। किसानों का आज 8वां दिन है। लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं किसान, लेकिन लगातार जो है आज भी किसान 8वें दिन डटकर खड़े हुए हैं। किसानों की ओर से आज भी 8वें दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं एमएसपी की मांगों को लेकर के आज तक सरकार से उनकी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार के साथ कुछ दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 5 फसलों कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी की मांग जो है सरकार ने स्वीकार की थी, लेकिन किसानों ने कहा कि उनकी 23 फसलों पर सरकार उन्हें एमएसपी दे, जिसे लेकर के आज तक जो है सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की ओर से लगातार आज 8 दिन हो गए हैं प्रदर्शन जारी है। वहीं से लेकर के उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि कल सुबह वह 11 बजे दिल्ली का कूच करेंगे। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर रणनीति भी बनाने वाले हैं। 5 फसलें कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 23 फसलों पर एमएसपी लागू की जाए। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हरियाणा के किसान नेता गुरुनाम चड्डूनी की 3 मांगे हैं। सरसों और बाजरे की फसल को एमएसपी में जोड़ा जाए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर्स पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 8वां दिन है। लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 8वां दिन है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो है मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रियों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है किसानों को दिया था, लेकिन किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर किसान जो है रणनीति बनाने वाले हैं। उनका कहना है कि कल सुबह 11 बजे के करीब वह दिल्ली का कूच करेंगे। आपको बता दूं कि 5 फसलें कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर सरकार ने उन्हें एमएसपी देने की जो है घोषणा की थी, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया है। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग जो है किसानों की ओर से की जा रही है। हरियाणा के 7 जिलों में इस वजह से आज इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर हालत बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले किसानों और मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें 5 फसलों पर जो है मंत्रियों ने एमएसपी लागू करने की मांग की थी, लेकिन किसानों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 23 फसलों पर जो है उन्हें एमएसपी दी जानी चाहिए। वहीं से लेकर के उनका कहना है कि कल सुबह वह 11 बजे दिल्ली का कूच भी करने वाले हैं। साथ ही साथ वह आज शंभू बॉर्डर पर रणनीति भी बनाएंगे। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग जो है किसानों की ओर से की जा रही है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चड्डूनी की ओर से तीन मांगे की गई हैं। सरसों और बाजरे की फसल को एमएसपी में जोड़ा जाए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर जो है हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 8 दिन हो चुके हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे के आसपास वो दिल्ली का कूच करने भी जाने वाले हैं। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है सरकार का वो खारिज कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जाएगी। 5 फसलें जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द को लेकर के जो है किसान ने 5 फसलों को
5 फसलों की यदि मैं बात करूं, कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर जो है सरकार ने उन्हें एमएसपी देने की बात कही थी, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 23 फसलों पर जो है सरकार उन्हें एमएसपी दे। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी इस कारण बंद हो गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश काजरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 8वां दिन है, लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार ने जो है उनकी 5 जो एमएसपी की फसलें थी उन पर जो है उन्होंने कहा था, उनका प्रस्ताव दिया था कि 5 फसलों पर जो है एमएसपी लागू कर दी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि 23 फसलों पर जो है यह एमएसपी लागू की जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कुछ दिन पहले किसानों और केंद्र के जो मंत्री थे, 3 मंत्री, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम 5 जो फसलें हैं उन पर 5 साल के लिए एमएसपी देने के लिए तैयार है, जिसकी खरीद भी सरकारी एजेंसियां करेंगी। एक तो नेफेड है, एक एनसीसी है। और ये जो उन्होंने मांग दी थी, तो किसानों ने उनसे समय मांगा था कि हम अपने संगठन में जाके अलग अलग संगठनों से, लोगों से, किसानों से बात करेंगे, तब हम अपना फैसला आपको बताएंगे जी। उसके बाद जब किसान संगठनों ने आपस में बातचीत की, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो केंद्र सरकार की ये जो उन्होंने ऑफर दी है, वो ऑफर को अस्वीकार करते हैं और हमें 23 की 23 फसलों पर एमएसपी चाहिए। उसके साथ किसानों का जो कर्ज है उस पर हमें माफी दी चाहिए जी। इसलिए किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 21 फरवरी को 11 बजे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इस फैसले के बाद जो शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, उस पर जो तनातनी बढ़ गई है। हरियाणा की तरफ से जो पुलिस है वो पुख्ता प्रबंध करने में जुट गई है कि कल अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको रोकने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। और किसान भी एडमेंट है, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि या तो हमें एमएसपी दे दीजिए सभी फसलों पर, अन्यथा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी। किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन जारी है और आज 8 दिन हो चुके हैं। किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। वहीं सरकार से जो है उनकी एमएसपी की मांगों को लेकर के आज तक सहमति नहीं बन पाई है। कुछ 5 फसलें थी जिन पर प्रशासन ने कहा था कि इन पर उनको एमएसपी दी जाएगी, लेकिन किसानों का कहना है कि 23 फसलों पर जो है उन्हें एमएसपी चाहिए। वहीं यदि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। कहीं ना कहीं इसका असर जो है किसानों के प्रदर्शन का लोकसभा चुनाव में देखने का मिलेगा और किसानों को भी इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपसे बात कहूं कि किसान आंदोलन को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आने शुरू हुए। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो किसानों और केंद्र के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। आज भगवंत सिंह मान पर तंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष हैं जाखड़ जी, उन्होंने तंज कसा है कि जो मुख्यमंत्री पंजाब थे वो नहीं चाहते थे कि केंद्र और किसानों के बीच में सहमति हो। उनको सहमति ना बनाने का, भड़काने का जो काम किया है वो भगवंत मान ने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावों में भगवंत मान को, उनकी पार्टी को, अगर किसान धरने से नहीं उठते हैं तो उनका फायदा हो सकता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और किसानों और जो केंद्र सरकार के बीच जो मसला हल होने वाला था उसको हल नहीं होने दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि आपकी केंद्र में सरकार है, आप किसानों को जो है एमएसपी दिलवा दीजिए। और दूसरी तरफ जाखड़ साहब ने कहा कि आप स्टेट में जो कृषि का मुद्दा था, आपने जब सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम 5 मिनट में किसानों को जो है एमएसपी दे देंगे, आप अपना वायदा पूरे कीजिए। और वार पलटवार का जो दौर शुरू हो चुका है और पूरी की पूरी राजनीति जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। तो आज पंजाब यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया किसानों की मांगों को लेकर और वहां पुलिस को भारी लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि आपने धरना देने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया है कि अगर आप धरना देना चाहते हैं और उसके लिए आपको जगह अलॉट की जाती है
पर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में जुटा हुआ है। और दूसरी तरफ जो पंजाब के नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वो भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने जो 5 मांगे थी एमएसपी को लेकर कि 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी दी जा रही है, तो नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आया है कि केंद्र सरकार हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर धकेल रही है, किसानों को अपने हितों की रक्षा के लिए इन मांगों को नहीं मानना चाहिए। जी किसानों को जो है अन्नदाता कहा जाता है, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि लगातार जो है किसानों के प्रदर्शन के बाद राजनीति जो है बढ़ गई है और वार पलटवार का दौर जो जारी हो चुका है और किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस राजनीति की वजह से किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और पंजाब में जो है भगवंत मान ने जैसे कि बात अपने अभी मुझे बताई कि भगवंत मान का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ वो चाहते थे कि केंद्र सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से किसान बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी मांगे जो जायज जो मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। देखिए, ये जो उनकी मांगी हैं वो सालों से, दशकों से चली आ रही है। जी, किसान अड़े हुए हैं कि उन्हें एमएसपी दी जाए, उनके जो कर्ज हैं, कृषि के कर्ज, वो माफ किए जाए। जो पिछले आंदोलन में 700 के करीब किसानों की मौत हुई थी, उन्हें शहीद का दर्जा देके उनके परिवारों को मुआवजा व नौकरी दी जाए, और बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर किसान अड़े हुए हैं। अब केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्र के हिसाब से देखना होता है कि किसानों की कितनी मांगे मांगी जा सकती है, कितनी मांगों पर वो उनको आश्वासन देके उठा सकते हैं, कितने भविष्य में ये मांगे मांगी जा सकती है। क्योंकि किसानों को ये चाहिए कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो सरकार लागू करे, पर हर सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने से बचती है, चाहे वो पिछली कांग्रेस सरकार हो, यूपीए सरकार हो, या ये एनडीए सरकार हो। एनडीए सरकार का 10 साल का समय निकल चुका है, पर अभी तक स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं होती। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है तो सीधे सीधे उसका फायदा किसानों को होता है। पर किस सरकार जो है वो 5 फसलों पर उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि 5 फसलों पर हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, परंतु जो किसान है पंजाब के, हरियाणा के, वो 23 की 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करूं शंभू बॉर्डर की, खनौरी बॉर्डर की, तो जो युवा है वो बहुत भड़के हुए, वो चाहते हैं कि किसान नेता फैसला करें, हमें बताएं कि कल कूच करना है या नहीं करना है, कहीं आप फिर से पलट तो नहीं जाएंगे। तो जो युवा है, किसान है, जो गर्म ख्याल के लोग हैं, वो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ आर पार करने के मूड में, जबकि इसमें दोनों तरफ का बहुत नुकसान हो सकता है। जो किसान संगठन है एसकेएम है, वो बार बार प्रयास कर रही है कि हम जो है अहिंसा के मार्ग से आगे बढ़े, पर वहां अगर मैं बात करूं तो शंभू बॉर्डर पे बहुत से ऐसे लोग भी एकत्रित हो चुके हैं जो हिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कल जब 11 बजेंगे तो बहुत भारी टकराव जो है हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच में देखने को मिल सकता है। केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की जा रही है और किसी तरह से कोई बीच का हल निकल जाए, इसके लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की जो मसले हैं उनको मान लेगी, उनका जो प्रस्ताव है उनको मान लेगी और कोई ना कोई ऐसा हल निकालेगी जिससे जो टकराव का जो माहौल बन रहा है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकला जा सके। जी किसानों की ओर से जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 8 दिन हो चुके हैं, लगातार किसान डटकर जो है शंभू बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करने की मांग जो है उनकी ओर से की जा रही थी। उनका कहना है कि वह दिल्ली का कूच करेंगे। वहीं प्रशासन ने भी इसे लेकर के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब कहना ऐसा है उन लोगों का कि कल जो फिर है वो दिल्ली का कूच करेंगे। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से अब इस कूच को लेकर के की गई है? देखिए आयुषी, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी किसी तरह की हिंसा करता है, उपद्रव मचाता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग की जा चुकी है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर, और किसी भी तरीके
से किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। किसानों का भी ये मानना है कि किसी न किसी तरीके से हम ये बॉर्डर को तोड़ते हुए आगे बढ़े, और ऐसा लगता है कि एक ऐसा टकराव का माहौल बन चुका है, ऐसा टकराव का माहौल बन चुका है जैसे दो देशों की सीमाओं पर दो देशों की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हो, जो सरासर गलत है। किसानों को भी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और सरकार को भी उनकी बातचीत सुननी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो किसान तो अपना आंदोलन करते हैं, पर ऐसे आंदोलनों में बहुत से ऐसे लोग घुस जाते हैं जो देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे बयान देना शुरू कर देते हैं जिससे न केवल सरकार को, लोगों की भावनाओं को, बल्कि किसानी जो आंदोलन हो रहा है उसको भी ढाल लगाने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में कुछ लोग बयान दे रहे थे, बहुत से जो सोशल मीडिया चैनल थे उन पे लोगों की आवाजें चल रही थी कि कोई हिंदू है वो लंगर नहीं लगा सकते, हमारी तरफ देखते हैं। तो किसानों को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारा टकराव जो है सरकार से है, ना कि किसी धर्म विशेष से है। तो धर्म विशेष को, विशेषकर हिंदू धर्म को वहां टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से ऐसी बातें जो किसानी आंदोलन में शामिल होने वाले जो लोग हैं, तो शायद ऐसे लोग किसानी आंदोलन को जो है वो ढाल लगाने के लिए वहां आए हैं, क्योंकि इससे उनको बदनामी होती है। और खास करके अगर मैं नेशनल मीडिया की बात करूं तो ऐसे बयानों को वो तूल देता है, वो इतने जोरदार तरीके से उठाता है, उससे किसानों की और पंजाबियों की छवि खराब होती है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि को ठेस पहुंचती है। तो किसानों को भी ऐसे लोगों को आगे लाने से बचना चाहिए और समझदारी का प्रदर्शन करते हुए किस तरह दिल्ली जाना है, किस तरीके से दिल्ली आगे बढ़ना है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। जी सर, वहीं मैं यदि बात करूं संदेश खाली की और पश्चिम बंगाल की, तो लगातार जो है वहां पर हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल भी एक हिंसा का मामला वहां से सामने आया था, जिसे लेकर के जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने पश्चिम बंगाल और संदेश खाली में रुक करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वहां पर जो है उन्हें रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया। और हाईकोर्ट की यदि बात करूं तो हाईकोर्ट में भी जो है इसकी गुहार लगाई गई थी भाजपा के कार्यकर्ता की ओर से। उनका कहना था कि हमें वहां पर जाने दिया जाए। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार पंजाब से हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं। देखिए, संदेश खाली की बात करूं तो वहां महिलाओं से जो उत्पीड़न हुआ था उसके बाद जो है वो राजनीति बड़े स्तर पर गर्मा गई थी। दिल्ली से 2 मंत्रियों समेत 2 सांसदों का वफद वहां पहुंचता है संदेश खाली जाने के लिए, तो वहां की जो लोकल पुलिस प्रशासन है उनको आगे बढ़ने से रोक देता है, कहता है कि धारा 144 लगी हुई है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से जो है वहां राजनीति गरमा रही है और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो जितने भी लोग हैं, जितने भी दोषी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, इसलिए ममता बनर्जी उनको बचा रही है। आपके बात करूं तो रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला कमीशन के चेयरपर्सन है, उन्होंने तो यहाँ तक बात कह दी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। उनके बंगाल के हालात बहुत गलत हैं, वहाँ आए दिन हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहता है और ममता बनर्जी बिल्कुल भी संजीदा नहीं है ऐसे अपराधों को रोकने के लिए। वही ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आपके देश में, आपकी जहां जहां आपके राज्य हैं वहां वहां ऐसे अपराध होते हैं, पर आपकी सरकार उस पर आंख मूंद लेती है। अगर कहीं विपक्षी दल की कहीं सरकार है तो आप आगे बढ़ बढ़ के उस मसले को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो मसला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके विषय में बात तक नहीं करना चाहते। तो वहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी जहां उनकी खुद की सरकार है उस पर आंख मूंद लेती है। और जबकि उन्हें अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो उन्हें पहले अपने राज्यों को सुरक्षित करना चाहिए, वहां महिलाओं की जो स्थिति है उसको अच्छा बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ राजनीति कर रही है। जी
जी वही जैसे कि आपने मुझे बताया कि पश्चिम बंगाल में जो है महिलाओं के साथ हिंसा के मामले लगातार दिन ब दिन आते रहते हैं और इस मामले में जो है हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मामला 2-3 दिन पहले से चल रहा था। लगातार भाजपा भी इस पर वार पलटवार कर रही थी और आज तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये मामला अकेला पश्चिम बंगाल का नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति अपराध करता है तो उस तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते। वैसे तो बोला जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर जब भी कहीं सत्ताधारी पक्ष की बात होती है तो कानून के हाथ बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जो दोषी हैं वहां के, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और ममता बनर्जी की इस मामले को लेकर पूरे देश में किरकिरी हो रही है। वहीं हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि जल्दी से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और ममता बनर्जी को सख्त आदेश भी दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का वक्त है वो अड़ा हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी पीड़िता से मिलेगा, उनसे बात करेगा और उनकी जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा ताकि जो दोषी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी लोकसभा चुनाव नजदीक है सर, और ऐसी हिंसा की घटना होना पश्चिम बंगाल में, क्या लोकसभा चुनाव में इस पूरे मामले का असर देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल जी। तो जो जब कहते हैं कि सरहद पर शोर है, देखिए कहीं देश में इलेक्शन है, कुछ ऐसा सोचने को मिलता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल की, अब कांग्रेस पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कहीं ना कहीं हाशिए पर है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी दल में है। जी भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बहुत ज्यादा सीटें मिली थी, तो वो दोबारा चाहते हैं कि वो उन सीटों से ज्यादा सीटें वहां प्राप्त करें। इसलिए कोई भी वहां जुड़ा हुआ मुद्दा जो अपराध से जुड़ा है या कहीं लड़ाई झगड़े से जुड़ा है या कहीं अत्याचार से जुड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े पैमाने पे उस मुद्दे को उठाती है, पूरे जोर शोर से उठाती है और कोशिश में रहती है कि जनता के बीच में जाया जाए, जनता को अपने पक्ष में किया जाए और ताकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहां की तृणमूल कांग्रेस, उसकी जो एट्रोसिटीज है वो जनता के सामने लाई जाए। तो लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दों का फायदा मिलने वाला है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पहली बार इतनी सीटें प्राप्त की थी। जी जी वही यदि मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को जो है आज मानहानि केस से कोर्ट ने राहत दी है। अमित शाह को लेकर के उन्होंने बयान दिया था जिस पर मानहानि केस चल रहा था उन पर, और कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी को राहत देते हुए ये कहा है कि जो भी है ये सारा राजनीतिक मसला है, ऐसे जो बार पलटवार होते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी को आज न्यायालय ने एक जो अमित शाह जी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था, तो उसमें बड़ी राहत दी है और इसका फायदा राहुल गांधी जी को मिलने। जी जी राहुल गांधी लगातार जो है कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते रहते हैं जिस वजह से उन पर जो है मानहानि के केस लगातार देखने को मिलते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के भी थोड़े दिन पहले बयान दिया था जिस पर जनता में जो है आक्रोश देखने को मिला था। तो राहुल गांधी की यह पॉलिटिक्स कैसी पॉलिटिक्स है कि इस पर जाति धर्म इन सब चीजों को लेकर के वह बात करते हैं? देखिए राहुल गांधी जी पिछले काफी समय से ओबीसी को लेकर बयान देते आए हैं। बिहार में भी ओबीसी जनगणना की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पहले ओबीसी नहीं थे, बाद में ओबीसी बने। तो इस बात को लेकर मैं बता दूं कि जब मंडल कमीशन 1989 में आया था तब तक कहीं ओबीसी के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं था। तो 1996 के लगभग ये कानून बना है, तब उसमें बहुत सी जातियों को ओबीसी में लाया गया है। तो ये बात सत्य है कि पहले नरेंद्र मोदी जी जो थे वो ओबीसी कम्युनिटी में नहीं थे। उस 96 के बाद वो ओबीसी कम्युनिटी के बीच में आए हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं और बहुत सी जातियां हैं
उसी कम्युनिटी में उसके बाद में लाया गया है। तो राहुल गांधी जी अक्सर टिप्पणियां करते रहते हैं नरेंद्र मोदी पर। उनको टिप्पणी करने के लिए कोई ना कोई मसला तो चाहिए जिस पर वो उनको घेर सकें। और अक्सर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पछड़े होने का दावा तो करते हैं पर पछड़ों का साथ नहीं देते हैं, पछड़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति में अक्सर राहुल गांधी जी वार करते रहते थे नरेंद्र मोदी पर, उनकी जाति पर सवाल उठाते रहते। जी दुर्गेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की ओर से जो है आज उन्हें मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिली है। कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने शाह के खिलाफ बयान दिया था, जिस वजह से उन पर मानहानि का केस दायर किया गया था। जमानत के बाद राहुल ने 20-25 हज़ार के 2 बॉन्ड भी भरे हैं। राहुल के खिलाफ ये मामला 5 साल पहले हुआ था। 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ यह मानहानि का केस दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिस वजह से उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, उन्होंने जमानत दे दी है उन्हें। और कर्नाटक चुनाव से पहले शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने बयान दिया था। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हज़ार के 2 बॉन्ड्स भी भरे हैं। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले दर्ज किया गया था। 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस जो है दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष जो है हत्या का आरोपी है, जिस वजह से राहुल गांधी पर मानहानि का केस जो है दर्ज किया गया था। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। कर्नाटक चुनाव के दौरान जो है राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ बयान दिया था। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 8 दिन हो चुके हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं जल्द सरकार की ओर से पूरी की जाए। किसानों की मांग है कि 23 फसलों पर जो है एमएसपी प्रशासन लागू कर दे। मैं आपको बता दूं कि किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का जो प्रस्ताव प्रशासन की ओर से दिया गया था वह खारिज कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जाने वाली है। उनका कहना है कि कल सुबह 11 बजे के आसपास वह दिल्ली का कूच करेंगे। किसानों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे वह दिल्ली का कूच करने वाले हैं। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है प्रशासन की ओर से दिया गया था वो खारिज कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जाने वाली है। प्रशासन की ओर से 5 फसलों पर किसानों को जो है एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया था। कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने के लिए जो है प्रशासन ने किसानों को कहा था कि इन 5 फसलों पर प्रशासन की ओर से उन्हें एमएसपी दी जाएगी, लेकिन किसानों ने इन 5 फसलों की एमएसपी पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 8 दिन हो चुके हैं, लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से उनके साथ जो है मीटिंग भी हुई थी। 5 जो फसलें हैं उन पर प्रशासन ने एमएसपी देने की मांग की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि जो 23 फसलें हैं उन पर उन्हें एमएसपी दी जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछले 4 बार की वार्ता जो है वो विफल रही है और जिस तरह से किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि 21 तारीख यानी कि कल वो सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। कल का दिन काफी संघर्षपूर्ण तरीके से देखा जाएगा। जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर के अडिग है। 23
फसलों को लेकर के जो एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार की ओर से 5 फसलों पर अपनी जो है मंजूरी दी थी, लेकिन किसानों को ये पता है कि देखिए लोकसभा चुनाव है 2024 का, 7 तारीख को, लगभग 7 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा आम चुनाव की। ऐसे में किस तरह से वो अपनी रणनीति है, किस तरह से जो अपना दबाव है वो मौजूदा सरकार के ऊपर बना पाए, क्योंकि देखिए मुख्य विपक्षी जो दल है कांग्रेस पार्टी है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो किसानों की सभी मांगों को अगर सत्ता में आते हैं तो वो मान लेंगे। जिस तरह से स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगातार राहुल गांधी अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की जो आय दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक की थी, लेकिन अभी मौजूदा जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर अमिताभ बच्चन दिखाई दिए, अडानी दिखाई दिए, अंबानी दिखाई दिए, लेकिन कोई किसान वहां पर नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से कल का जो दिन है 11 बजे से, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पुलिस की होती है, ऐसे में कोई जान मान की जो हानि है वो ना हो, आम जो पब्लिक है उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और किसानों को भी नुकसान ना पहुंचे, तो लिहाजा जाहिर सी बात है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। एक रणनीति पुलिस के द्वारा भी तैयार की गई है कि कितने लेयर की जो क्योंकि देखिए पिछले बार देखा गया था कि किसान किस तरह से जो पुलिस की जो सुरक्षा है उसको लांग करके आगे बढ़ गए थे, और किसानों का भी ये प्रयास रहेगा कि वो अपना जो विरोध है वो सरकार तक मैसेज पहुंचा पाए कि देखिए किस तरह से हमारे अंदर आक्रोश है, जो हम बातें कह रहे हैं, जो हम अपनी जो 23 जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि फसलों का एमएसपी हमें दी जाए, जो मिनिमम सपोर्ट गारंटी है वो हमको दिया जाए, और हम जो मांग कर रहे हैं वो हमारी मांग जायज है, और हमारे अंदर एक गुस्सा है सरकार को लेकर के, सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। कहीं ना कहीं देखिए कल का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और सुबह 11 बजे का समय जो है वो किसान नेताओं ने दिया है कि 11 बजे वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया था कि मार्च की 7 तारीख तक, क्योंकि किसी भी समय जो है आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता से पहले किसान चाहते हैं कि जो उनकी मांग है, जो उनका संघर्ष है वो रंग लाए, और वो वापस जब अपने घरों में लौटे तो वो ये संदेश दे कि देखिए हम लोग यहाँ से गए थे, हमने आंदोलन किया और हमारा जो आंदोलन था वो सफलतापूर्वक रहा। जी, लगातार किसानों की ओर से आंदोलन जारी है। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। उनका कहना है क्योंकि उनकी जायज़ मांगे हैं, वो 23 फसलों पर जो है एमएसपी लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई, और पहले भी जो है किसानों की ओर से इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया था। वहीं आपने मुझे भी बताया कि लोकसभा चुनाव है, 7 मार्च के आसपास जो है आचार संहिता लग जाएगी, और किसान जो चाहते हैं कि इसके पहले ही प्रशासन की ओर से उनकी मांगे जो हैं पूरी कर दी जाए। क्या इन सबका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? यह देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हरियाणा है, पंजाब है, ये जो बड़े बेल्ट है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, खास करके उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सत्तारूढ़ दल जो है उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि किसानों की नाराजगी इससे पहले भी देखी गई थी, जिसमें देखिए पंजाब में जब चुनाव हुआ तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता बिल्कुल शून्य के बराबर मिली। वहां पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। इस वक्त हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में बड़ी जो है जो चुनौती है वो सत्तारूढ़ दल के ऊपर है, एक दबाव है, क्योंकि जिस तरह से 375 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है, अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वहां पर भी प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। ऐसे में जिस तरह से जो नाराजगी है किसानों की, वो खासा नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है सीटों में, क्योंकि देखिए जिस तरह से पुराने अगर आंकड़े को देखा जाए, 2014 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए, उसके बाद 2019 में बड़ी सफलता मिली थी। अगर आप पिछला जो रिकॉर्ड देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी,
तो ऐसे में जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 62 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीती थी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो एक बड़ा दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि उसको कैसे वो बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है, जो किसानों का एक मैसेज है, वो लोगों के अंदर घर कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कहते हुए आए हैं। उन्होंने चुनावी सभाओं में इस बात को कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, और ऐसे में एमएसपी की जो गारंटी है वो किसान मांग रहे हैं 23 फसलों को लेकर के। कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा दबाव, किसानों का जो संघर्ष है वो सरकार के ऊपर एक दबाव दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि लगातार बातचीत का जो दौर है वो 4 चरण में बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो सारी जो बातचीत है वो असफल दिखाई दे रही है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कल किस तरह का आंदोलन होता है, उसके बाद क्या मैसेज निकल करके आता है। क्योंकि देखिए आज 20 तारीख हो गई है, कल 21 तारीख है, और फरवरी जो है वो ज्यादा बड़ा दिन नहीं है। 1 हफ्ता रह गया, उसके बाद 1 हफ्ता, यानी कि मुश्किल से 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। 2 हफ्ते के बीच में किसी भी दिन आचार संहिता लोकसभा की लग सकती है। लोकसभा की आचार संहिता लगने के बाद सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी कि सरकार किसी भी जो आंदोलन है, जो किसानों का आंदोलन है, उस पर कोई फैसला ले सके। तो ऐसे में किसानों को बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, सरकार को भी यह बात पता है कि उसको कैसे नफा हो सकता है, कैसे वो उस नफे नुकसान को कैसे वो जो डैमेज कंट्रोल है उसको वो कैसे करे। कहीं ना कहीं देखिए जो कल का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर के। और जिस तरह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और जो उनकी बातें निकल करके सामने आई है, जाहिर सी बात है देखिए वो कल अपना पूरा प्रदर्शन जो है, पूरी जो अपनी ताकत है आंदोलन की, वो झोंकने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली जो लगे हुए बॉर्डर है वहां पर काफी संघर्ष देखने को मिल सकता है। जी, जैसे कि आपने बताया मुझे अभी कि किसान जो है कल दिल्ली का कूच कर सकते हैं। किसानों को जो है अन्नदाता कहा जाता है, और अन्नदाता जो है लगातार अपनी लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इस वजह से जो है इस आंदोलन की वजह से कई ऐसे लोगों की जान जोखिम में चली जाती है, या कई ऐसे लोगों को जो है परेशानी होती है जिनका इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखिए हाँ, जाहिर सी बात है परेशानी लोगों को होती है, लेकिन आंदोलन ही एक तरीका होता है अपनी बातों को और अपनी मांगों को मनवाने का। सरकार के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, कई बड़े आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया और उनको सत्ता तक पहुंचाया। तो देखिए आंदोलन एक तरीका होता है, चाहे वो भारत की आजादी का हो या राज्यों को दर्जा मिलने का हो। और जिस तरह से देखिए कई बार क्या होता है कि सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पाती है जो बात आम आदमी चाहता है। तो कई बार आम आदमी की जो आवाज होती है वो माध्यम बनते हैं, यूनियन माध्यम बनते हैं। यूनियन के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचता है कि आपको इस पर जो आपने फैसला लिया है इसको आपको संशोधित करना चाहिए। और संशोधन एक तरीका होता है, आंदोलन एक तरीका होता है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना कि देखिए आप जो फैसला ले रहे हैं, क्योंकि कई देखिए विधेयक 3 का कानून जो भारतीय जनता पार्टी सदन में लेकर के आई थी, और उन्होंने उसको कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो किसानों के हित में है। लेकिन किसानों को ये लगा कि जो सरकार फैसला ले रही है, जो कानून सरकार ने बनाया है, उससे किसानों को, आम लोगों को फायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ कॉर्पोरेट के लोगों को फायदा होगा। और जाहिर सी बात है उनके आंदोलन के बाद वो जो कानून थे उनको स्थगित करना पड़ा, और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए सरकार को कई बार ये तरीका है आंदोलन, और आंदोलन के माध्यम से इसको बताया जाता है। ये जरूर है कि देखिए कहीं भी आंदोलन होता है, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है उसको जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे जब स्कूल से छुट्टी करते हैं, जो बैरिकेड लगाया हुआ होता है उसके कारण वो पार नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक व्यवस्था बनानी होती है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का होता है, पहले से अलर्ट किया जाता है। और जिस तरह से इंटरनेट बंद और स्कूल बंद की जो खबरें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं और बच्चे हैं, जिन लोगों को वहां से ट्रैवल करना है, उनको पहले से ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी कि आप इस रास्ते का प्रयोग ना करें। इस रास्ते का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन
खड़ा होगा और किसान संगठन का भी ये प्रयास होगा कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसी तरह का हिंसक ना हो, पत्थरबाजी ना हो, किसी तरह का ऐसा असामाजिक तत्व ऐसे ना घुसाए जिसकी वजह से जो आंदोलन है वो आंदोलन बदनाम हो। कहीं ना कहीं देखिए दोनों ओर से प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से एक दबाव भी सरकार के ऊपर बने और सरकार की ओर से भी जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था देखने वाले लोग हैं उनका भी ये प्रयास रहेगा कि जो किसानों का आंदोलन है उस आंदोलन को वो दिल्ली तक ना पहुंचे। पर हिंसा के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और इन हिंसा के मामलों में महिलाएं जो है उनको काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल ही संदेश खाली से जो है मामला आया था जहां पर महिलाओं के साथ हिंसा हुई थी। वहीं से लेकर के भाजपा सरकार ने जो है ममता बनर्जी पर जो है जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ हिंसा होती रहती है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? देखिए, जहां तक संदेश खाली का जो सवाल है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक ड्रामा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो दो जो उसमें मुख्य आरोपी थे, क्योंकि एक पीड़िता का बयान, गुप्त बयान पीड़िता का पहुंचा था और उस बयान के बाद 2 गिरफ्तारी हो गई थी। फिर उसके बाद जो सारी चीजें, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष में एक बड़ी चीजों को आपको समझना होगा, राजनीति को समझना होगा और जो कानूनी प्रक्रिया है, देखिए कानूनी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से ही किया जा सकता है। आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि अगर कोई घटना अगर हो रही है तो उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, कांग्रेस के समय पे निर्भया कांड हुआ और तमाम ऐसे ही जो घटनाएं होती हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, ऐसे में देखिए ये प्रयास हर सरकार का होता है कि जो घटना हुई है उस घटना की जो है निष्पक्ष जांच हो, जो लोग उसमें आरोपी हैं। कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि जो आरोपी ताकतवर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बचने के रास्ते निकालते हैं। ऐसे में देखिए एक दबाव जो विपक्षी जो पार्टी होती है वो एक दबाव ऐसा क्रिएट करती है जिससे जो पैसे वाले लोग हैं या सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका लाभ ना ले पाए और इस तरह से एक दबाव बनाने का प्रयास होता है सत्ता के ऊपर, ताकि सत्ता भी चाह कर भी अपने लोगों की मदद ना कर सके। जहां तक देखिए संदेश खाली का जो सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीड़िता के गुप्त बयान के बाद सारा प्रकरण निकल करके आया था। उसके बाद मुख्य विपक्षी दल वहां पर भारतीय जनता पार्टी है और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 2024 के आम चुनाव है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 मार्च तक वहां पर जो है आचार संहिता लग जाएगी पूरे देश भर में आम चुनाव की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने में पूरे देश भर में कामयाब हो कि देखिए किस तरह से जो टीएमसी है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है उनके जो नेता हैं वो वहां पर किस तरह से जो ऐसे लोग हैं समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं वहां पर किस तरह से अन्याय करते हैं और उस अन्याय को एक मैसेज के माध्यम से पूरे देश भर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से देखिए कुंदू अधिकारी हैं वहां पर वो गए, पुलिस ने उनको रोका। इस तरह की तस्वीरें हर आपको राज्य में मिलेगी, चाहे वो यूपी के अंदर जौनपुर का मामला हो, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मैंने जिक्र किया, तो इस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, इस तरह की स्थिति हर जगह हर राज्य में दिखाई देती है जहां पे विपक्षी पार्टियां होती है और उनकी जिम्मेदारी भी होती है। विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखने वाला या कोई रसूखदार व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करता है तो वो डट करके सरकार के सामने आए और अपनी बातों को कहे। उससे एक जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको एक बल मिलता है, उसकी जो कार्रवाई होती है वो सही तरीके से हो पाती है, निष्पक्ष तरीके से हो पाती है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बड़ी आसानी से, चालाकी से वो जो है कि घटनाओं से बच जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पुराने उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को देखते हुए जो विपक्षी दल होता है वो इस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास करता है। जी, क्या बीजेपी को इस पॉलिटिकल ड्रामा जो कि संदेश खाली में चल रहा है और महिलाओं के साथ जो हिंसा का मामला है, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकेगा? देखिए जाहिर सी बात है कि जब सरकार कहीं चुनाव में जाती है तो वो मंचों से जो बयान देती है उसमें उनको कई उदाहरण देने होते हैं जी। तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए इससे पहले का जो अगर विधानसभा चुनाव हो तो उस दौरान
आपने देखा होगा कि कितने केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे वहां पर दौरे हुए और ऐसा एक पूरा मैसेज बनाया गया, ऐसा सिनेरियो बनाया गया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन विधानसभा चुनावों में जो रिजल्ट निकल करके आया वो ममता बनर्जी के पक्ष में दिखाई दिया। जो पूर्व सरकार थी उसको जो है वहां की पब्लिक ने समर्थन दिया और वो दोबारा से वहां पर मुख्यमंत्री बनी, उनकी सरकार बनी। ऐसे में लोकसभा चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे पश्चिम बंगाल से कम बैक किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो डैमेज भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अदर स्टेट से जो है जो लोकसभा की सीटें जहां पर कम थी वहां पर बढ़ाया जाए, ये कम बैक करने का एक तरीका है। और कम बैक करने के लिए सत्तारूढ़ दल को चाहिए कि वो इस तरह के जो मुद्दे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए, देखें महिलाओं से जुड़े हुए मणिपुर का जैसा मैंने जिक्र किया, में जो घटना हुई आपने भी देखा होगा किस तरह से जो महिलाओं के प्रति जो वहां पर जो हरकत हुई उसकी निंदा बहुत सारे लोगों ने करी। कहीं ना कहीं देखिए कैसे समर्थन पब्लिक का लिया जाए, कैसे सिंपैथी ली जाए इस तरह की घटनाओं को लेकर के, उसी का एक प्रयास किया जा रहा है। और बहुत जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर सत्तारूढ़ दल के या बड़े रसूखदार लोग अगर इस तरह की घटना करते हैं तो वहां पर विपक्षी दलों को डट करके खड़े होना चाहिए, चाहे वो आज वहां पर टीएमसी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो या फिर कोई और सरकार हो, कोई भी सरकार बने, विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की घटनाओं के मुद्दे को वो उठाए। जी सर, वहीं यदि मैं राहुल गांधी की बात कर लूं तो राहुल गांधी को जो है मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत दे दी है कोर्ट ने। उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने जो है बयान एक दिया था जिस वजह से उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। वहीं आज जो है कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल 4 अगस्त 2018 की ये घटना है। कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हत्यारे हैं और उस वक्त तो अमित शाह थे, वो गृह मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की बयानबाजी कई बार राजनीतिक दल जो है वो दल के जो नेता है वो मंच से देते हैं ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो उनके जो बयान के माध्यम से उनके पक्ष में हो। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस सुल्तानपुर में आज राहुल गांधी पेश हुए और वहां पर जो जिला सिविल कोर्ट है वहां पर उनकी पेशी हुई, वहां पर वो व्यक्तिगत रूप में तलब किए गए थे, वहां पर वो पहुंचे और उसके बाद वहां पर उनको 25-25 हजार के बॉन्ड पर उनको जमानत दे दी गई। क्योंकि देखिए जिससे अगर पिछला प्रकरण देखा जाए, नरेंद्र मोदी जो मोदी सरनेम को लेकर के जो सबसे अधिक जो 2 साल की सजा हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी थी। हालांकि जिस वक्त उनको सजा हुई थी, सजा की सुनवाई के बाद तत्काल उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी लोकसभा से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी। और जिस तरह से आज जो जिला सिविल कोर्ट है सुल्तानपुर की, वहां पे उनको तलब किया गया था, क्योंकि देखिए कोर्ट मानहानि का जो मामला है, जिस बात को उन्होंने कहा था, कोर्ट पुराने रिकॉर्ड को भी देखेगी और जो पुराना रिकॉर्ड था उसमें जिस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा होगा। और सजा सुनाने से पहले या कोई भी गिरफ्त से पहले जज ने सारा आकलन किया होगा। आकलन के बाद उन्होंने जो है 25-25 हजार रुपए की जो बॉन्ड है उस पर उनको जमानत दे दी। और देखिए आज जिस तरह से क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में डटे हुए हैं, आज राहुल गांधी रायबरेली में है, रायबरेली से वो अपनी बातों को वहां के लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जो रायबरेली से जिनका पुराना नाता रहा है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके वहां के लोगों से असमर्थता जताई कि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ। ऐसे में एक संदेश भी राहुल गांधी के माध्यम से रायबरेली की जनता को जाएगा कि अगला कौन होगा, राहुल गांधी होंगे वो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले, या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी, या कोई नया चेहरा होगा वहां से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि देखिए रायबरेली हो या अमेठी हो, इसमें कहा जाता है कि गांधी परिवार का कब्जा रहा है और वहां के लोग भी हमेशा से गांधी परिवार को सर आंखों पर रखते रहे। हालांकि पिछले 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, स्मृति ईरानी को वहां से जीत मिली थी, लेकिन जिस तरह से जो जनाधार दिखाई दे रहा है और
ये जो बयानबाजी का जिक्र किया, मानहानि का जिक्र किया, कई ऐसे मानहानि के मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी चल रहे हैं। और ये देखिए, शब्दों के माध्यम से शब्दों की जो मर्यादा है वो राजनीतिक दलों के नेताओं को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत समय आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी को लगातार कई मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने पप्पू कहा, जिसका उन्होंने कभी कोई पलट करके जवाब नहीं दिया। कोई उन्होंने, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने इसको लेकर के कोई मुकदमा कराया हो या कुछ कराया हो। उन्होंने जिस तरह से जो पप्पू जो शब्द था उसको कैसे बदला है, जनता के अंदर किस तरह से अपनी छवि को सुधारा है। और आज अगर देखें, जो इंडिया गठबंधन की बात थी या एनडीए की बात थी, इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के साथ अन्य जो दल थे तो उनसे इंडी गठबंधन एनडीए कहती थी, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सदर्थ बनी हुई है। और जिस तरह से मंचों से, माइक से जिस तरह से सीधे तौर पर वो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हो, चाहे वो मोदी सरनेम का जिक्र कर रहे हो, जिस तरह से वो 50% जो लोगों की भागीदारी है और उसमें कितना उनको लाभ मिल रहा है, जिस तरह से 100 का नोट लेकर के और 6 रुपए जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, जिनकी 73% जो है आबादी है उसको 6 रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे मुद्दे जो अब आक्रामक रूप से राहुल गांधी रख रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती दिखाई जी। राहुल गांधी लगातार जो है ऐसे मामले और ऐसे बयान देते रहते हैं। वही कुछ दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर के भी बयान दिया था, जिस पर कई लोगों ने जो है विरोध जताया था। क्या यह धर्म की राजनीति बन चुकी है अब? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल जो अलग अलग राज्यों में जाए या भारतीय जनता पार्टी को देखे, कांग्रेस को देखे, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए अगर पूरे भारत में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा है, वो कांग्रेस पार्टी है, जिसका जनाधार हर राज्य में है। और कहीं ना कहीं अगर उस पार्टी को, जो उसका जो जनाधार है, उसको जनाधार को डैमेज कैसे किया जाए, इसी रणनीति के तहत जो है हिंदुत्व की बातें जो है वो दिखाई देती होंगी। और आपने देखा होगा, हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अक्सर ये बयान दिया जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। और हिंदुत्व के बदौलत और तमाम जो मुद्दे थे, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और जिस तरह से मनमोहन सिंह को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो राजनीति में देखिए सत्ता चाहना हर कोई राजनीतिक दल चाहता है और राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करता है और उस रणनीति को कैसे जनता के बीच में किया जाए, किस तरह का माहौल जनता के बीच में है, ये सारी चीजों का फीडबैक राजनीतिक दल देते हैं। और शायद यही फीडबैक दे करके आज जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो बातों को बोल रहे हैं और वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस पार्टी को आप हिंदुत्व का वो मानते हैं, वो असल में हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए, जो कॉर्पोरेट के 2-3 लोग हैं, जिसका खास करके जिक्र करते हैं, अडानी का जिक्र करते हैं, अंबानी का जिक्र करते हैं, कि प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी अंबानी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा जो मैसेज राहुल गांधी देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा जिक्र किया था कि 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक छवि है या एक ऑरा है, वो लोगों के बीच में एक भगवान की तरह देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, अगर उनसे आपने कोई ऐसी बात बोली कि प्रधानमंत्री के विरोध में बोली, नरेंद्र मोदी के विरोध में बोली, तो वो आपसे लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद जो है लगातार अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि पहले बयान दिया था उन्होंने, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के यह बयान दिया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था।
राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने आज सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं सपा के नेता जो थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा के एमएलसी सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वामी अपने दल के गठन में जुट गए हैं। स्वामी का नया दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकती है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से वह सपा से नाराज चल रहे थे, जिस कारण आज उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा के एमएलसी सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। स्वामी प्रसाद अपने दल के गठन में जुट गए हैं। स्वामी का नया दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं सपा को एक बड़ा झटका लगा है। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा के एमएलसी सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद ने प्रेस नोट जारी कर दिया है और उन्होंने इसमें जानकारी दी है और कहा है कि उन्होंने अपने एमएलसी और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद अपने दल के गठन में जुट गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा के एमएलसी सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर यह प्रेस नोट दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनसे जानकारी लेंगे हम। सपा के जो पहले नेता थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी बयानबाजी देखने को मिली और फिर आज अंततः उन्होंने जो है पार्टी एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जब अपना इस्तीफा विधान परिषद चेयरमैन को दिया, उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे को जो है एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मैंने जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। जी वही किस पार्टी में अब वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें जो है सामने आती रहती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो किस पार्टी में ज्वाइन होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बहुत नजदीक है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम है आरएसएस और उसका झंडा भी उन्होंने लॉन्च किया है। 3 रंग का ये झंडा है, लाल, नीले और हरे रंग का ये झंडा है और उन्होंने बताया है कि अब आगे जो है कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में वो 22 फरवरी को एक बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं लगातार जो है देखने को मिला कि स्वामी प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव में उनको इस का फायदा मिलेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लगातार इस्तीफों का एक दौर शुरू हुआ। के गौतम, उसके बाद एक और
नेता का इस्तीफा हुआ समाजवादी पार्टी से, और लगातार पार्टी से जो इंडिया गठबंधन में पल्लवी पटेल हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी से इधर बातें बोल रही हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द और सारे इस्तीफे हो सकते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नई पार्टी का गठन किया है, ऐसा कहा जा सकता है कि ये सारे लोग जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं सपा को लगातार इस्तीफों का जो है हर्जाना भरना पड़ेगा, और लंबे समय से जो है सपा भी तैयारियां कर रही थी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। अभी वही देखा जा रहा है कि कई सारे जो कार्यकर्ता है सपा के वह इस्तीफा दे रहे हैं। सपा जो नेता है अखिलेश यादव, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद एक बात जरूर कही जा सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं, और वो कहीं दलित और पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में गिने जाते हैं। उनकी गिनती बड़े नेता के रूप में होती है उत्तर प्रदेश में। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उनके इस्तीफे के बाद अब इस चीज का खामियाजा अखिलेश यादव को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से और भी बहुत सारे इस्तीफे होंगे। जी गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सपा के एमएलसी सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।